नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं? इकाई 6, जीव जगत, है ना। हम लोग जीव जगत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आप सब अच्छे से किताब को पढ़ते हो ना जाकर। जो भी हम आपको बताते हैं, जो भी पाठ आपको पढ़ाते हैं, आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़कर आना है। ठीक है। और हमने आपसे पिछले कक्षा में क्या बताया था कि जो है पौधों के विभिन्न भाग की चित्र बनाने को कहा था। और मुझे पता है आप सबने बनाया भी होगा। ठीक है। जो जो चित्र हम आपको बनाने के लिए कहते हैं बच्चों, आप ऐसा कीजिएगा, उन सबको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके। तो आज हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे? ये देखिए मेरे हाथ में क्या है आज। ये देखिए ये क्या है? पत्तियां, है ना। तो आज हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? पत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है पौधों के विभिन्न अंग, है ना, पौधों के जो है विभिन्न भागों और उनकी संरचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिसमें हमने जड़ के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के बारे में बात किया। फिर जो है हमने तना के बारे में बात किया। और आज हम लोग जो है पत्ती के बारे में बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले आप सबको पता है ना कि जो पत्ते जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? गहरे हरे रंग के होते हैं, है ना बच्चों। कौन से रंग के होते हैं? गहरे हरे रंग के होते हैं। जैसे ही पत्ता आप देखते हो या पत्तियां जब आप देखते हो तो आपके मन में सबसे पहला रंग कौन सा निकलता है? कौन सा आता है? हरे रंग। ठीक है। हरे रंग का होता है। तो इसके भाग के बारे में हम बताएंगे, उससे पहले आप पहले सुन लीजिए पत्तियों के बारे में क्या क्या बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले जो है गहरे हरे रंग का होता है। और ये जो पत्तियां होती है कैसे होती है? ये जो ऊपर इसकी जो सतह जो होती है, ये देख रहे हो ना, पत्तियों की जो सतह होती है ये कैसे होती है बच्चों? चिकनी होती है ना। जब आप इसको हाथ लगाते हो तो कैसा लगता है? कैसा फील होता है आपको? चिकना लगता है। और ये जो पत्तियों में एक और काम होता है, हमने क्या बताया था? ये ऊर्जा का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है बच्चों? ऊर्जा का अवशोषण करती है ना। और भोजन बनाने का कार्य कहाँ पर होता है? कौन बनाता है भोजन? जो रसोई घर, यानी पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है ना। तो पत्तियों में क्या भी बनता है? भोजन भी बनता है। और इनके जो है सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं ना, जिन्हें हमने आपको दिखाया था, जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो हम लोग जो है किसे अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम उन रंध्रों को देख सकते हैं। और पत्तियों में जो है क्या क्या होता है? पत्तियों द्वारा ही क्या करती है? श्वसन होता है ना। पत्तियां क्या क्या कार्य करती है बच्चों? यानी जो श्वसन होता है इन रंध्रों के द्वारा होता है। तो पत्तियों में श्वसन होता है। तो आपसे कोई कार्य पूछा जाए कि क्या क्या कार्य करते हैं, तो आप इन सब कार्यों को आप लिख सकते हो। तो पत्तियों में जो है बच्चों क्या क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया भी कहाँ पर होते हैं? पत्तियों में होती है। इनके जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं वहां से होता है। फिर जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण क्रियाएं भी किसमें होती है बच्चों? पत्तों में होती है। ठीक है। तो जो है श्वसन करती है। फिर हमने क्या बोला आपसे कि जो पत्तियां जो है इसमें क्या होता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। और जो है इसी के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश, ये सब आप जो है डिटेल में पढ़ चुके हो, है ना। प्रकाश संश्लेषण ये सब जो है किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, पत्तियों के विभिन्न भागों को जरा देखते हैं। ठीक है। कौन कौन से भाग है? तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने एक पत्ती का चित्र बना रखा है। आप लोगों को भी क्या करना है? इस पत्ते के चित्र को इसी तरह से आपके बुक में दे रखा है। ठीक है। किताब में दे रखा है, तो उस चित्र को देखकर क्या करना है? आपको एक चित्र बनाना है। तो ये जो पत्ता है, ये पत्ता का ये देख रहे हो ना बच्चों, ये जो यहाँ से जो डली है, ये देखिए, ये मैंने एक पत्ता यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए ये जो डंटल, ये जो डंडा, ये देख रहे हो ना आप, ये जो डंडा यहाँ से जो निकलता है, इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्णवृंत। ये जो है आप क्या कीजिएगा, आप अपने बुक में से
जो है इसको देखकर सही से आप बनाइएगा, ठीक है। तो इसको जो है ये जो डंटानुमा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्ण रन पर्णवृंद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रखती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा नहीं तो। ये देखिए, देख रहे हो ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को जो है पर्णवृंद कहते हैं। और ये देखो, ये जो पूरा पत्ती यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पर्ण फलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यानी यहाँ का जो पूरा भाग है, ये जो पत्ती का, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पर्ण फलक कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये देखिए, जो मध्य जो रेखा जा रहा है, देख रहे हो ना, एक मध्य शिरा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मध्य शिरा। क्या कहेंगे बच्चों? मध्य शिरा कहेंगे, ठीक है। ये जो बीच में से ये ऐसे एक रेखा जैसे जा रहा है, और इस चारों तरफ आप क्या देख रहे हो? जाल जाल जैसे दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मध्य शिरा कहेंगे। तो आप जो है एक एक बातों को देखते हुए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, जो इसका बाहरी भाग है, ये देख रहे हो ना ऐसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्ण तट कहते हैं। ये जो ये हिस्सा है ना, ये देखिए, ये जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको जो है हम लोग पर्ण तट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पर्ण तट कहते हैं। और ये जो लास्ट का, ये देख रहे हो यहाँ पर जो ये लास्ट का जो ऐसे नुकीला सा हिस्सा है यहाँ पर, है ना, जो टिप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णांग्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पर्णांग्र कहेंगे, ठीक है। और फिर जो है, फिर हमने क्या देखा कि मध्य शिरा देख लिया, है ना। पर्ण फलक, जो पूरा भाग है वो क्या है? पर्ण फलक है। ये जो टिप है, इसे क्या कहेंगे? पर्णांग्र कहेंगे। और ये जो डंडी, यानी ये जो डंडी नुमा जो भाग है ना, ये जो जा रहा है, ये देखिए, है ना, ये डंडी नुमा जो भाग यहाँ से जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्णवृंद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पर्णवृंद कहेंगे। और ये जो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ ये जो हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर जो है, इसे हम लोग जो है कक्षस्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कीजिएगा, इसके जो है पूरे पार्ट्स को आप जो है अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, पत्ता लेकर पहले आप देखिएगा कौन कौन से भाग है, और उसको जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आप क्या कीजिएगा? ड्राइंग बनाइएगा, ठीक है। चित्र बना के उसमें क्या करोगे? रंग भरोगे। तो ये पत्तियों के बारे में हमने अभी आपसे बात कर लिया, है ना, कि पत्तियों में क्या क्या होता है, किस तरह से गहरे हरे रंग के होते हैं, और जो पत्ती के तने से लगा हुआ भाग को पर्णादार कहते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे? उन सारे पॉइंट्स को आप लिख कर आओगे। अब जो है अगला जो हम बात करेंगे, अगला जो है पत्ती का सबसे सुंदर भाग कौन सा है बच्चों? पुष्प, है ना। जो सबसे सुंदर भाग होता है वो कौन सा होता है, जो हमें आपको जो बहुत अच्छा लगता है ना? पुष्प। तो पुष्प जो है बहुत रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, लाल, पीले, हरे, सफेद, है ना। बहुत सारे रंग के आपने पुष्प देखे होंगे। और आपको जो है पौधे का सबसे आकर्षक भाग भी कौन सा है बच्चों? ये सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग होता है, जो क्या होता है? पुष्प। कौन सा होता है बच्चों? पुष्प। और ये जो है पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होता है। पुष्प कहाँ लगा होता है? आप देखते हो ना कि तने में लगा हो, शाखाओं में लगे होते हैं। और जो तने की शाखाओं पर स्थित कलियां, कलियां सबसे पहले क्या होता है? जैसे कि एक कली हुआ, है ना, ये कली क्या हो गया? कली जो है बाद में, पहले सबसे पहले ऐसा नहीं कि ऐसा पुष्प खिल गया। सबसे पहले आप क्या देखोगे? कली है ना, ऐसा छोटा सा कली निकला हुआ है। और जो कली है वही किस रूप में आता है थोड़े समय बाद? जैसे कि वो ही क्या है? पुष्प के रूप में सामने आता है ना। कली ही क्या बन जाता है बच्चों? पुष्प बन जाता है ना। आपने अगर गार्डन सब में देखा होगा, अपने बगीचे में देखा होगा कि सबसे पहले ही थोड़ा पुष्प निकलेगा, पहले क्या देखोगे कि छोटा सा कोई भी एक छोटा तरीके का कली निकला होता है, और उसी से क्या होता है? उसी से पुष्प बनता है। तो हम लोग जो है पुष्प में कौन कौन से भाग है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग जो है पुष्प में होते हैं? तो सामान्यतः पुष्प में जो है 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग। ओके, 4 भाग होते हैं। तो हम लोग जो है देखा जाए तो ज्यादातर कैसा होता है? पुष्प में जो है कितने भाग देखते हैं हम लोग? 4 भाग देखते हैं। बाह्य दल, दल,
पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पुष्प। तो सबसे पहले जरा हम लोग देख लेते हैं इन भागों को कौन कौन से है। चलिए, तो जो है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो पुष्प है, पुष्प में जो है कौन कौन से भाग है। उसमें जो है चार भाग होते हैं। आपके किताब में भी क्या है, डायग्राम दे रखा है ना। तो जरा आप उन डायग्रामों को जरा आपको देखना है कि कौन कौन से चार भाग जो है किसमें है, पुष्प में है। तो जब हम लोग पुष्प की संरचना देखते हैं, जब हम लोग क्या है बच्चों, जब पुष्प की संरचना जब हम लोग देखते हैं, तो पुष्प में जो है कितने प्रकार के, कितने भाग हमें दिखाई देता है। हमें जो है चार भाग, तो जरा देख लेते हैं। ये देखिए, और पत्ता जो है आपने देख लिया, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, पीपल की पत्ती की बाह्य संरचना। इसको आप इसी तरीके से सबको जो है नामांकित करते हुए आप क्या करोगे, इसको बनाओगे। ठीक है, और अभी जो है हम लोग पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, पुष्प में जो है ये वर्तिकाग्र है, दल है, वर्तिका है, पुंकेसर है, ये देखिए अंडाशय है, और यहाँ का जो है बाह्य दल है। और ये जो भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। तो जो पुष्प होता है ना बच्चों, इसमें ये देखिए, इसमें जो है ये देखिए, ये जो भाग है पुंकेसर, और ये भाग कौन सा है, स्त्रीकेसर। ओके, दो भाग होते हैं ज्यादातर पुष्पों में, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। और जो है पुंकेसर के कितने हैं, कितने भाग है, ये देखिए परागकोश है, और ये देख रहे हो ये जो भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तंदु कहते हैं, दो भाग। और जो है स्त्री केसर, यानी स्त्री केसर के कितने भाग देख रहे हैं हम लोग, एक ये देखिए, ये जो ये भाग है ये उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ओके, वर्तिकाग्र। फिर जो है ये देखिए यहाँ का भाग जो है वर्तिका, और ये है पुष्प का कौन सा, अंडाशय। ओके, ये कौन सा है, अंडाशय। और ये जो बाहर का जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और पुष्प का ये जो है ये कौन सा भाग है, जनन अंग है। ठीक है, इसी से और क्या होता है, जनन होता है। यानी किस तरह से होता है, ये जो परागकोश है, यानी पुंकेसर में ये जो परागकोश है, इससे क्या होता है बच्चों, इससे जो है ये जो परागकण है ये वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, ये कहाँ तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। और फिर जो है ये इस पराग नली से होता हुआ कहाँ तक पहुंचता है, इस अंडाशय तक पहुंच जाता है। ठीक है, पराग नली से होता हुआ अंडाशय तक पहुंच जाता है, जिसके द्वारा पौधे प्रजनन यानी अपनी वंश की वृद्धि करते हैं। ठीक है, और निषेचन के पश्चात क्या होता है, अंडाशय से फल विकसित होते हैं। और इस फलों में हमने देखा होगा ना कि जैसे कि फल में एक या एक से अधिक बीजे होते हैं, कई फल ऐसे होते हैं जिसमें एक बीज होते हैं, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। उन सब के बारे में भी आप जो है आगे क्लास में या आगे के चैप्टर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है बीज अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे नन्हे पौधों का निर्माण होता है। तो पुष्प को ही पौधों का जनन अंग कहा गया है। तो आप क्या करोगे, इस डायग्राम को भी, ये जो आपके बुक में दे रखा है डायग्राम है ना, इस डायग्राम को भी आप क्या करोगे, आप बनाओगे। ठीक है, इस यानी एक प्रारूपी पुष्प की संरचना, इस डायग्राम को आप जो है अच्छे से कलर सब देखकर बहुत ही सुंदर तरीके से आपको क्या करना है, बनाकर इसको याद करना है। तो हमने जो है किसके बारे में अभी बात किया, पुष्प के बारे में बात किया। ठीक है, तो जो है पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, कौन सा होता है, पुष्प होता है, सबसे आकर्षक भाग। और ये जो है पौधों के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं, है ना। और इसमें जो है पुष्प के ज्यादातर चार भाग के बारे में हमने बात किया। जो है आप लोगों को क्या करना है, चित्र बनाकर उसको जो है क्या करना है, लिखना भी है। ठीक है, बाह्य दल, कौन सा दल है, बाह्य दल, याद भी करना है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर दल, फिर तीसरा जो है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, पुंकेसर के बाद चौथा स्त्री केसर, यानी स्त्री। ठीक है, स्त्री केसर है, यानी इसी में क्या होता है, जनन अंग होता है, स्त्री केसर पुष्प।
ओके। और जो है पुष्प जो है पौधों का कौन सा अंग कहा जाता है? जनन अंग। ठीक है, इसी से हम लोग जो है, इसी से ये लोग जो है क्या करते हैं, अपने वृद्धि, वंश की वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। और इनमें से जो है बीज अंकुरित होकर क्या होता है, नन्हे नन्हे पौधों का निर्माण होते हैं। ठीक है, तो अपने हमने पुष्प के बारे में भी अब चर्चा किया। अब जो है पौधों के विभिन्न अंग, और भी जो है हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न अंगों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पुष्प क्लियर है ना? पुष्प और पत्ती का क्या करना है आपको? चित्र बनाकर उसी के हिसाब से क्या करना है आपको? पढ़ना है। तो बच्चों हमने देखा कि भोजन का जो संग्रह होता है ना, यानी आपने देखा होगा, मूली देखे होंगे, गाजर देखे होंगे, सेब देखे होंगे, है ना, बहुत सारे। तो हम लोग जो है अभी क्या किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? जो है पौधे, यानी भोजन संग्रह के लिए जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, तो हमने जब जड़ों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमने जो है दो तरीके के जड़ें पढ़ी, एक तो मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, भोजन संग्रह के लिए जड़ों में किस तरह से रूपांतरण होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मूसला जड़ों में, हमने आपको बताया था ना, जो मूसला जड़ होते हैं वो किस तरह से होते हैं, बहुत ही, है ना, बहुत ही अंदर को होते हैं, जैसे कि ऐसे जड़े हैं। तो क्या है बच्चों, ये जो है बहुत ही मेन जड़ होती है इसमें एक, है ना, और जो बहुत गहराई तक क्या होता है, गया होता है, और उस मेन जड़ में से जो है और भी जड़ें निकलते हैं, है ना। लेकिन जो अपस्थानिक जड़ होते हैं वो आपने कैसा देखा था, अपस्थानिक जड़ें कैसे था, किस तरह के था, रेशेदार जड़ें थे, है ना। जैसे कि अपस्थानिक जो जड़ थे वो कैसा जड़ था बच्चों, वो जो है यानी बहुत सारे रेशे रेशे रेशे, यानी कोई मुख्य प्रमुख जड़ उसमें नहीं होता। ठीक है, तो जो है अपस्थानिक जड़ के बारे में बात किया, ऐसे चकड़ा जड़, रेशेदार जड़ सब कहते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, मूसला जड़ों का रूपांतरण। तो भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण देखिए किस तरह से होता है। अब ये देख रहे हो, ये आप गाजर देख रहे हो ना, कौन क्या देख रहे हो आप यहाँ पर, गाजर देख रहे हो। तो इसमें जो है क्या होता है, गाजर में कैसा होता है ये देख रहे हो, गाजर की जड़ें ऊपर की और मोटी, जब आप गाजर खाते हो तो जरा ध्यान दीजिएगा किस तरह से उसकी जड़ें हैं, यानी ऊपर की जो जड़ हो, यानी ऊपर की जो जड़ें होती है वो थोड़ी मोटी होती है, और नीचे और क्रमश पतली हो जाती है। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता है तो कैसा हो जाता है बच्चों, थोड़ी और पतली, यानी पतला हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है मूसला जड़ों का रूपांतरण कर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। ठीक है, भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण के बारे में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले गाजर देखिए, गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर क्रमश पतली होती है। ठीक है, कैसे होती है, नीचे की तरफ जो है पतली होती है। तो इस रूप को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इस रूप को जो है हम लोग शंकु रूप कहते हैं। ठीक है, शंकु रूप। तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि ऐसे जड़ें जो ऊपर से क्या है, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली है, नीचे से कौन सा है, पतला है, तो इसको जो है हम लोग क्या कैसे जड़ कहते हैं, शंकु रूप कहते हैं। ओके, अब देखिए मूली देखिए, आप सबको मूली, कितने बच्चों को खाना पसंद है मूली, है ना, मूली खाया होगा आप लोगों ने, सलाद सब में हम लोग खाते हैं और बहुत अच्छा होता है अगर आप लोग इसको जो है सलाद सब में या फिर कच्चा ही से खा लो तो, है ना। तो ये देखिए बच्चों, जो मूली की जड़ होती है वो ऊपर तथा नीचे दोनों ओर, देख रहे हो ना, दोनों ओर ज्यादातर कैसे होता है, एक जैसे पतला लगता है, नीचे की तरफ देखिए बहुत हल्का सा पतला है, लेकिन फिर भी मूली का जो जड़ है ऊपर और नीचे दोनों ही पतली हो जाती है। तो ऐसे जो जड़ है, जो ऊपर और नीचे ज्यादा फर्क हमें नहीं दिखता है, इसको जो है हम लोग क्या कैसे जड़ कहते हैं, इसे जो है हम लोग तुर्क रूप जड़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे जड़े कहते हैं, तुर्क रूप जड़े कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि उदाहरण लिखना है और ऐसे जड़ों को हम लोग जो है क्या कहते हैं ये भी आपको लिखना है। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए शलजम देखिए, देख रहे हो ना ये कैसे होता है, शलजम देखिए किस तरह से है, ये जो है
कैसा जड़ कैसा होता है बच्चों, कुंभी रूप, है ना। शलजम जो है जड़े कि किस तरह से घड़े की तरह लगता है, ये देखना से मोटा सा ऐसे घड़े की तरह क्या है लग रहा है, घड़े की शेप लग रहा है ना इसको देखने से। तो ये जो शलजम की जड़े है कैसा होता है, घड़े जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों, घड़े जैसा होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंभी रूप कहते हैं। इसे कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंभी रूप। ओके। तो हमने जो है क्या पढ़ा, ये देखिए, गाजर, यानी गाजर की जो जड़ें है, ठीक है, गाजर की जो जड़ें है इसको जो है कैसा होता है, ऊपर ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर क्रमश क्या हो जाता है, पतली हो जाता है। तो इसे जो है शंकुरूप कहते हैं। और फिर हमने मूली का देखा, मूली की जड़ ऊपर तथा नीचे दोनों ही ओर कैसा होता है, दोनों ही ओर पतली हो जाती है, जैसे से नीचे जाता है वैसे भी क्या है, पतली हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को जो है हम लोग तर्करूप क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, तर्करूप जड़ कहते हैं। और जो है फिर हमने क्या देखा, शलजम की जड़ें, शलजम की जड़ें जो है कैसे होते हैं, घड़े जैसे होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घड़े जैसे होती है, जिसे हम लोग कुंभी रूप कहते हैं। अब जो है बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। तो इसमें आपने देखा है, ये देखिए, ये देखिए, डहलिया और शंकरकंद। ठीक है, शक्करकंद जो है उसकी जड़ें किस तरह से होती है, जब आप उसको देखते हो कभी तो आप क्या कीजिएगा, उसको जरा ध्यान दीजिएगा कि किस किस तरह के जड़ें होते हैं। तो डहलिया और जो शंकरकंद होता है उसकी जड़ें जो है कैसा होता है, इसके नीचे यानी भोजन जो है एकत्रित हो जाता है। यानी या इसके किस भाग में भोजन एकत्रित हो रहा है, ये देख रहे हो ना। तो इसमें जो है ये हमारे डहलिया और शंकरकंद की जो है जड़ों में, ठीक है, जड़ें जो है भोजन एकत्रित होने से फूलकर क्या हो जाता है, कंद में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों जो है कैसे जड़ों के उदाहरण है, अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण है। ठीक है, अपस्थानिक जड़ों के, मूली, गाजर, शलजम, है ना, शकरकंद आदि के जड़ों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम उन सबको जो है खाते हैं। और इनकी जो है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनमें कहाँ पर इकट्ठा होता है, इनके जो है कहाँ पर होता है बच्चों, रूट में यानी इनके जड़ों में जो है इकट्ठा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इन सब के जो है कहां पर भोजन इकट्ठा हो रहा है बच्चों, जड़ों में। तो ये जो है मूसला जड़ का रूपांतरण, मूसला जड़ का क्या देखा हमने, रूपांतरण। ठीक है, ये आपकी किताब में भी क्या है, डायग्राम्स यानी चित्र सब दे रखा है, तो उसको आप देख के जरा समझ लीजिएगा। फिर हमने तो उसमें हमने क्या क्या देखा, मूली देखा, शलजम देखा, गाजर देखा, है ना। फिर जो है अपस्थानिक, अपस्थानिक, अब स्थानिक जड़ का रूपांतरण, जिसमें जो है हमने क्या क्या देखा, डहलिया देखा, है ना, शकरकंद आदि हमने उसमें देखा। अब जो है बच्चों तने में भी क्या होता है, पौधे जो है भोजन को संग्रहित करके रखते हैं। तो भोजन संग्रहण के लिए, अब ये हमने किसमें देखा है, जड़ों में देखा। ठीक है, ये सब हमने किसमें देखा, जड़, रूट में देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे अगला, कि जो है भोजन संग्रह के लिए कहां पर इकट्ठा होना, तनों में। ठीक है, उनके स्टेम में, तनों में रूपांतरण। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से सब्जी के जो है भोजन जो है कहां पर इकट्ठा होता है, कहां पर उसका रूपांतरण होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा आलू, अदरक, अरबी, है ना, इन सबको अगर आप देखोगे, हम आपको जरा दिखा देते हैं पहले। चलिए, तो देखिए बच्चों, ये देखिए, ये आलू देख रहे हो है ना, आलू, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, अदरक, अरबी, है ना, आलू, अदरक, अरबी, इन सब में क्या होता है बच्चों, ये देखिए ऐसे सब जो है, इन सब में जो है कहां पर उनका
भोजन का संग्रह होता है, इन सब का जो है तनों में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? तनों में होता है। चाहे हम लोग आलू की बात करें, चाहे अदरक की बात करें, या फिर हम लोग जो है अरबी, ये देख रहे हो ना, इन सब का जो है भोजन एकांतरित कहाँ पर होता है? इनके तनों में होता है। ठीक है। तो ये सब जो है भूमिगत तनों में, यानी भूमि के अंदर के जो तने हैं उसमें क्या है बच्चों? भोजन का रूपांतरण है। ओके। तो तनों का रूपांतरण इसके लिए भोजन संग्रह हेतु। तो इन सब में पूछा जाए कहां पर रूपांतरण होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? इन सब में जो है तनों में भोजन का रूपांतरण होता है। ओके। अब जो है आपने कई पेड़ों को देखा होगा, कई इसको देखा होगा जो तनों का सहारा लेते हैं, है ना? जैसे कि ये देखिए, ये देख रहे हो ना, ये बरगद, बरगद का पेड़ है ना, जैसे ये खेवड़ा का पेड़, या फिर आप गन्ने का, ये देख रहे हो ना, गन्ने की जो जड़ें होती है इस तरह से होती है। देख रहे हो गन्ने का, अगर आप कभी उसे उखाड़ो तो आप देखोगे कि ऊपर ऊपर की तरफ भी क्या होती है? इनकी जो है जड़ होता है, यानी तनों का। तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे जो पेड़ होते हैं, और जैसे कि बांस है ना, बांस को भी आपने देखा होगा। तो मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा आदि में जो है क्या होता है? जड़ें विशेष रूप से मजबूत होती है। इनकी जड़ों को सब आप देखोगे तो बहुत ही मजबूत होते हैं ये। ठीक है। और मजबूत तथा मोटी होकर किसको सहारा देते हैं? ये इनके तनों को सहारा देते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सहारा देने वाले जड़ें कहते हैं। ऐसे पेड़ों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सहारा देने वाले जड़ें कहते हैं। ओके। ये देखिए, ये आपके बुक में भी दे रखा है, ये देखिए, देख रहे हो ना? तने तने को सहारा देने वाले जड़ें, खेवड़ा, बरगद, गन्ना। तो आप क्या करोगे? ये लिखकर तने को सहारा देने वाले जड़ें कौन कौन से हैं, आपको क्या करना है? इन सब के उदाहरण लिखने हैं। ठीक है। तो पहले जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, पौधों में आरोहण के लिए। अब आपने कई पौधों को देखा होगा जो जिनके तने क्या होते हैं बच्चों? काफी मजबूत नहीं होते हैं, है ना? कई क्या होते हैं, उनके तने जो है मजबूत नहीं होते हैं, और उनके जो है तने काफी कमजोर होते हैं। अगर आपने कद्दू, है ना, कद्दू के पौधों को देखा है तो ऐसे नीचे से ऐसे लौटते हुए जाते हैं, आपने ध्यान दिया है कभी? नहीं दिया तो आप देखोगे। तो ऐसे पौधे जिनके तने मजबूत नहीं होते हैं, और कुछ कमजोर तने वाले पौधे, ठीक है, जैसे कद्दू हुआ, तुरई हुआ, लौकी हुआ, और भी बहुत सारे हैं, आप उसके उदाहरण लिखोगे। तो वो सब जो है कमजोर तने वाले पादपों में होते, यानी वो सीधा खड़े नहीं रहते हैं। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? किसी का सहारा चाहिए। तो ये जो कमजोर तने से जो पतली पतली, ये देख रहे हैं, ये जो धागानुमा, ये धागे जैसे निकल रहा है ना, आपने देखा? ये जो धागे निकल रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रतान कहते हैं। यानी ये जो कमजोर कमजोर, जो ये जो हर तरफ से जैसे घुंघराले घुंघराले से निकले हुए हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पतली पतली धागोनुमा संरचनाएं जो निकल जाती है, इनको जो है हम लोग प्रतान कहते हैं। और ये जो आधार के चारों ओर क्या करते हैं? लिपट कर, यानी जो भी पौधा इसके पास होगा उसमें जो है लिपटेगा ये, और इनको जो है, इन पौधों को सहायता देता है। जैसे कि आपने अंगूर देखे होंगे, मटर देखे होंगे, और भी क्या है, बहुत सारे आपने पौधे देखे होंगे। तो हमने क्या देखा अभी? जो तनों का रूपांतरण है ना, जो तनों का सहारा लेते हैं, जैसे कि मक्का, गन्ना, बरगद, खेवड़ा आदि। और जो है फिर हमने क्या देखा? कौन सा देखा? आरोहण के लिए, यानी कई कई पौधे जो कैसे होते हैं, उनकी जो तने जो है वो काफी कमजोर होते हैं, है ना? आरोहण के लिए, आरोहण के लिए रूपांतरण, तो उनके जो है क्या होता है बच्चों? उनके तने जो है काफी मजबूत नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, और इनमें जो है, जैसे कि इन पौधों में जो है ऐसे पतले पतले धागे जो निकल जाते हैं, है ना, उन सबको क्या कहते हैं? वो सब आप लिख कर रखोगे। तो ये जो इनमें जो, जैसे कि ये पौधे हैं तो इनमें जैसे ऐसे से जो धागानुमा ऐसे निकले रहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें जो है हम लोग प्रतान कहते हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे? उन सबको लिखकर और उसको बनाओगे भी। आपको जैसा आसान लगता है उसी हिसाब से आपको बनाना काफी है। ठीक है। और उसमें हमने देखा नर पुष्प देखा, मादा पुष्प देखा, है ना, पत्ती, तने,
ये सब जो है सारा क्या करोगे आप, उन सबको लिखकर आप उसको अच्छे से पढ़ कर आओगे। ठीक है। तो हमने जो है बच्चों जीव जगत में हमने क्या क्या देखा, जीव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, है ना, आदि क्रियाएं होती है। और सजीवों में क्या होती है बच्चों, जैविक क्रियाएं होती है। सजीवों में क्या होती है, जैविक क्रियाएं होती है ना। और फिर जो है निर्जीवों में क्या नहीं होता, जैविक क्रियाएं नहीं होता है। और शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, है ना। कोशिका के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ा। फिर जो है हमने कशेरु जंतुओं के बारे में पढ़ा, पुष्पी पौधों के बारे में पढ़ा। फिर आकार के आधार पर हमने क्या किया, उनका जो है अलग अलग तरीके से उनको वर्गीकरण किया। फिर आकार के आधार पर, है ना, आकार के आधार पर। फिर किसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया, आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया। फिर जो है पौधों के जो है वायवीय यानी पुष्प पौधों का, फिर हमने क्या देखा, एक एक विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा, है ना, कि कौन कौन से भाग होते हैं एक पौधे में। और सबसे आकर्षक भाग जो है पुष्प है। पत्तियों में जो है किस क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, है ना। फिर जो है हमने क्या देखा, गाजर, मूली तथा शलजम की जड़ें भोजन संग्रहण के कारण क्या होता है, वो फूल जाते हैं, इसीलिए वो जो है फूले फूले लगते हैं। ठीक है, वो फूल जाते हैं। और गाजर शंखरूप जो होता है, गाजर शंखरूप, मूली जो है तर्करूप तथा शलजम कुंभी रूप के उदाहरण है। तो अब इन सबके उदाहरण भी आप लिखोगे। ठीक है। और आलू, अदरक और अरबी जो हमने देखा वो कैसे था बच्चों, भूमिगत तने थे वो, है ना, जो भूमि के अंदर होता है, भूमिगत तनों का उदाहरण, भूमिगत तनों का उदाहरण। और प्रतान क्या होता है, क्या होता है प्रतान, जो है कमजोर तनों तनों के आरोहण में सहायता करते हैं। यानी कमजोर तनों के क्या करते हैं, पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं होती है, जो क्या करता है, कमजोर तनों के आरोहण में सहायता करता है। तो बच्चों ये जीव जगत थोड़ा बड़ा चैप्टर था और इसमें जो है बहुत सारी बातें हैं। तो आप क्या करोगे, एक एक बातों को अच्छे से पढ़कर आप लोग जो है जो जो चित्र आपसे बनाने के लिए कहा गया है वो सारे चित्र आप बनाकर आओगे। अगली कक्षा में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे और साथ में जो है एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।